हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मैट्रिमोनियल केसेस के बारे में। क्योंकि जब कोर्ट में हमारे पास हस्बैंड या वाइफ कोई भी अपने केसेस लेके आते हैं कि हमारा जो है वो टेम्परामेंटल डिफरेंसेस हैं हमारे बीच में, मतलब हम लोग रह नहीं पा रहे हैं एक साथ बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, तो वो लोग कहते हैं कि मतलब कौन कौन से केसेस फाइल करने चाहिए। तो जाहिर सी बात है, लीगली हम उनको एडवाइस करते हैं। लेट्स से कि अगर मेरे पास वाइफ आई है, ठीक है, वो केसेस को लेके कि मेरे हस्बैंड से मेरी बन नहीं रही है, तो हम लोग उन्हें एडवाइस करते हैं कि 125 जो मेंटेनेंस है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस है, उनके साथ अगर कोई क्रूएलिटी हुई है तो वो केसेस फाइल करने की। एंड फर्दर मोर, अगर उनको वो लोग अपना बताते हैं कि उनको डाउरी वगैरह के लिए जो है वो इंस्टिगेट किया गया है, तो इस चीज़ के लिए फिर हम एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करके जो है उन्हें एफआईआर करवाने की भी एडवाइस देते हैं। मगर जब हस्बैंड हमारे पास आता है ना, तो हमारे पास बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो जाती है उसको बताने के लिए कि आपको क्या केस फाइल करना है। बिकॉज हस्बैंड के लिए देखिए कोई लॉ नहीं है, तो हस्बैंड के पास सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, वो भी है सेक्शन 9 पिटीशन, ठीक है, जिसमें कि वो कॉन्जुगल राइट्स के लिए प्लीड कर सकता है कोर्ट में। इसके अलावा उसके पास कोई और जो है वो केस फाइल करने की लिबर्टी नहीं है। ऑब्वियसली अगर वो डाइवोर्स केस फाइल करना चाहता है तो वो भी वो कर सकता है, मगर डाइवोर्स केसेस का हमेशा एडवर्स इम्पैक्ट रहता है। अगर लेट्स से कि वाइफ एडल्ट्री में है तो वो एडल्ट्री प्रूव करना जो है एक बहुत ही बड़ा बर्डन होता है। एंड अगर वाइफ जो है वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है तो वो भी प्रूव करना बहुत ही मुश्किल रहता है कोर्ट में, बिकॉज उसके लिए कोई जो एविडेंसेस है वो प्रॉपर नहीं होते हैं, तो कोर्ट उन छोटे मोटे एविडेंसेस को कंसीडर नहीं करती है। नाउ इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है हस्बैंड के साइड से भी और वाइफ के साइड से भी। तो वो लोग कहते हैं कि मतलब मैट्रिमोनियल केसेस में कौन सी पार्टी जीतती है। तो हम लोग उनको सच्चाई तो नहीं बता पाते, मगर आज इस वीडियो में मैं आपको ये सच्चाई बताऊंगा कि कभी भी मैट्रिमोनियल केसेस में, चाहे वो कोई भी केस हो, तो मैट्रिमोनियल केसेस में दोनों में से कोई भी पार्टी नहीं जीतती। मतलब दोनों पार्टी जो है वो हारती ही है। और हार मानने वाला जो है, मतलब लेट्स से हस्बैंड या वाइफ दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, लिटिगेशंस हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो कौन सी पार्टी पहले अपने आप को सरेंडर कर देती है। लेट्स से कि अगर हस्बैंड सरेंडर कर देता है तो वो ऑब्वियसली कहेगा कि हाँ जी, मैं मेंटेनेंस देने को तैयार हूँ, या जो परमानेंट एलिमनी है मैं वो देने को तैयार हूँ। मगर वाइफ के केस में क्या रहता है कि अगर एलिमनी कम मिल रही है और वाइफ जो है वो जल्दी केसेस खत्म करना चाहती है और एलिमनी कम मिल रही है, जैसे कि वो इनिशियल स्टेज पे डिमांड कर रही थी कि मुझे 30 लाख या 35 लाख की एलिमनी चाहिए, बट 2 साल केस चल गया, डाइवोर्स भी नहीं हो रहा, एंड जो एलिमनी की उसकी डिमांड है वो भी फुलफिल नहीं हो रही है, तो उस केस में क्या होता है कि अब 2 साल केस चलने के बाद ऑब्वियसली उसकी एज भी जो है वो जा रही है। मतलब अगर उसने सोचा है कि नेक्स्ट मैरिज उसने करनी है तो वो एज भी कम हो रही है, तो उस केस में उस अमाउंट पे सेटल कर लेती है जहां पे हस्बैंड 20 लाख या 15 लाख देने को रेडी है। मगर इन दोनों केसेस में, ठीक है, इन दोनों केसेस में क्या रहता है कि जीत किसी की भी नहीं होती है। मतलब ये एक ऐसी फाइट है कि आप लड़ते हो एक दूसरे से, एग्रेशन है, बहुत सारे ग्रजेस हैं। तो इन मैट्रिमोनियल केसेस में हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी की भी जीत नहीं होती। ऑब्वियसली वो दोनों ही पार्टी जो है वो हारती हैं लास्टली। मगर एक जो मेंटल स्टेट रहता है ना कि मतलब मैंने पहले जो है दूसरी पार्टी से अग्री नहीं करना, या जो वाइफ कहती है कि मैं इतनी एलिमनी पे जो है वो अपना केस जो है वो डिसाइड नहीं करूंगी, तो इन मैट्रिमोनियल केसेस में किसी की भी जीत नहीं होती, हस्बैंड वाइफ दोनों ही हारते हैं। लेट्स से कि अगर किसी की मैरिज जो है वो 30 पे हुई है तो 1 साल या 2 साल बाद उनका डाइवोर्स वाला जो मैट्रिमोनियल लिटिगेशन है वो कोर्ट में चलने लगता है। तो उन केसेस में क्या होता है कि वो लोग 35 या 36 साल की एज तक या 40 साल तक की एज में भी जो है वो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। तो वो जो उनका एक 5-6 साल का टाइम रहता है वो उनका खराब हो जाता है। एंड वो 5-6 साल में जो प्रोडक्टिव कर सकते थे, जो इमीडिएट एक दूसरे से अग्रीमेंट्स कर सकते थे,
लेट्स से कि वो लोग इनिशियल स्टेज पे लेट्स से हस्बैंड ने 15 लाख एलिमनी देने के लिए जो है वो अग्री कर गया, बट वाइफ कहती है कि नहीं, मेरे को तो 30 लाख चाहिए एलिमनी, नहीं तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। एंड वाइफ ऑब्वियसली पूरी फैमिली को इम्प्लीकेट कर देती है, उसके पेरेंट्स को, उसके जो अगर सिस्टर है तो उसको भी इम्प्लीकेट कर देगी, उसका अगर कोई ब्रदर है हस्बैंड का तो उसको भी इम्प्लीकेट कर देगी उस एफआईआर में एंड बाकी के मैट्रिमोनियल केसेस में। तो उन केसेस में क्या होता है कि वो जो वाइफ है वो इतने रेज में होती है, इतने उनको मतलब रिवेंज लेने का हो जाता है ना, कि वो लोग कुछ भी नहीं सोचते हैं कि बाकी की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेट्स से कि एक वाइफ का अपना ग्रज जो है वो हस्बैंड टुवर्ड्स है कि मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ नहीं दिया या हस्बैंड ने मेरे साथ कोई क्रुएलिटी की, नो डाउट बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को केस फाइल करने चाहिए। मगर ऐसे केसेस में जब आप लोग फॉल्स एलिगेशंस लगाते हो, बहुत सारे फॉल्स एलिगेशंस कोर्ट में लगते हैं, मैं आप लोगों को एफआईआर दिखा नहीं सकता, मतलब इतने गंदे एलिगेशंस लगते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेट्स से कि एक दो एफआईआर मेरे पास ऐसी आई जिसमें कि वाइफ ने एलिगेशन लगाया कि मेरे ससुर ने मेरे साथ रेप कमिट करने की कोशिश की या मेरे देवर ने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की, और अदर फैमिली मेंबर ने मेरे साथ जो है वो जबरदस्ती की कि हाँ भाई तू अपने जो है देवर से जो रिश्ता बना। तो मतलब इतने इस तरीके के गंदे एलिगेशंस लगाती हैं वो वाइफ्स। एंड लेटर ऑन क्या होता है कि वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेती है जब उनको पैसे मिलते हैं, मगर जब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो उस स्टेज तक, जब एफआईआर हुई और जब कॉम्प्रोमाइज हुआ तो उस स्टेज तक एंटायर फैमिली के ऊपर जो चीजें बीतती हैं उसका एहसास भी नहीं होता है उस वाइफ को, उस लेडी को, अनटिल एंड अनलेस उसका जो ब्रदर है उसकी मैरिज हो जाए एंड उसकी वाइफ जो है सेम एलिगेशन सेम केस उसके पेरेंट्स और उसके खिलाफ करें। तो फॉल्स एलिगेशंस जो है वो कभी भी आपको बेनिफिट नहीं करते, मॉनेटरी बेनिफिट में भी करते होंगे बट कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ही इररिपेयरेबल डैमेज करते हैं दूसरी पार्टी को।